Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनके लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी थी ये हमने पढ़ी थी। जैसे कि मैंने आपको कहा था उसमें टेम्परेचर ज़रूरी होता है, कलर चेंज होता है जब रिएक्शन होती है, हीट इवॉल्व होती है, ये सब हमने पढ़ा था। पिक्चर्स के साथ इनको देखा भी था ये होता क्या है। उसके बाद आज हमने स्टार्ट करना था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनकी टाइप्स क्या हैं, किस किस कितने कितने प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन है वो हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन होना मतलब जुड़ना। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो वो कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, पर कंबाइन होकर ही नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड आ जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब हुआ आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपको है वो रिएक्टेंट ही है लेकिन कंबाइन फॉर्म में, कंपाउंड है वो। ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन होगा और आपको डिफरेंट क्या देगा, उनके एलिमेंट्स देगा। जैसे कि अगर आप मान लो वाटर आपका एक कंबाइन कंपाउंड है ना, वाटर H2O, लेकिन जब वो ब्रेक डाउन होगा तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया कंपाउंड। थर्ड आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेस होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको डिस्प्लेस बोलते हैं। अब रिएक्शन कैसे डिस्प्लेस होगी, रिएक्शन डिस्प्लेस नहीं होगी, रिएक्शन के एलिमेंट्स डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट वन बाय वन करके इनके बारे में पढ़ेंगे। जब थर्ड पोजीशन पे आएगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स एग्जैक्टली डिस्प्लेस होते कैसे हैं। और फोर्थ आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, होंगे कैसे हम रिएक्शन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट वाली साइड के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं और हमें क्या दे देते हैं, आउटपुट दे देते हैं, एक प्रोडक्ट बना देते हैं वो। ठीक है, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ ये हमारा ए है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ए का नाम क्या है, बस हमने ले लिया है समझाने के लिए कि ए है। अब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ए क्या था, एक है बी। जब ए और बी कंबाइन हो जाएंगे, जब ए और बी कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, ए बी। एग्जाम्पल के साथ देखो, ये क्या है, सी तो आपको पता ही है, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं, और ओ क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन हो गई, जब मिल गई, तो हमें नया प्रोडक्ट क्या दे गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है क्या होती है, हम जो भी रिलीज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बोलते हैं। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब भी पानी बनता है, पानी का निर्माण होता है, ठीक है, तो पानी के बनने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा है, वाटर क्या होता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो मिलकर क्या बन गया, वाटर। तो यही एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम क्या है, वाटर। क्लियर, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है एक आपके पास कंपाउंड है, वो टूटेगा और आपको डिफरेंट उसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि ए भी एक कंपाउंड है ना, और जब ये ब्रेक डाउन हुआ, टूट गया, तो ये किस किस में बन गया, एक ए मिल गया और दूसरा एलिमेंट हमें बी मिल गया। तो क्या है इसका डिफाइन, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कंपाउंड है, मिला हुआ कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होगा, वो हमें एक दो तीन कितने एलिमेंट्स, एक तो नहीं दे सकता, दो से ज़्यादा एलिमेंट ही देगा। ठीक है,
इसकी भी आगे मैं एग्जांपल बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी टाइप्स पढ़नी पड़ेंगी कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो अगर एक आप कंपाउंड है, आप उसको तोड़ रहे हो, तो ये तो कॉमन सेंस है कि वो बिना किसी एक्सटर्नल आपके फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो उसके बिना नहीं टूट सकता, ठीक है। आपको कोई उस पर हीट देनी पड़ेगी, है ना, कोई सनलाइट देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद ये कंपाउंड जो है अपने एलिमेंट्स को रिलीज कर सकता है, ठीक है, छोड़ सकता है। तो इसमें जो पहले हम पढ़ेंगे वो आ जाती है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड आ जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड आ जाती है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल हीट के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक लिखा हुआ है, और फोटोसिंथेसिस तो पता ही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं है, ये फोटोलिसिस है। और फोटोलिसिस किसके लिए है आपको पता चल जाएगा, सनलाइट के लिए, ठीक है। फोटो का मतलब तो पता ही है, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है क्या होता है फोटो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से। When decomposition is carried out by heating, जब कोई कंपाउंड आपका ब्रेकडाउन होता है, लेकिन किसकी वजह से, उसको आप एक्सटर्नल हीट दे रहे हो, उसकी वजह से टूटेगा, वो क्या हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के साथ देखो, CaCO3, ठीक है, CaCO3 आपको पता है क्या है, ठीक है। CaCO3 जब ब्रेकडाउन हुआ तो आपको क्या क्या मिल गया, CaO दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, दो आपको एलिमेंट मिल गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले की, थर्मल की समझ आ गई। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखेंगे। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो उसके बाद जब एलिमेंट्स आपके ब्रेकडाउन होते हैं कंपाउंड में से, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल ले लो वाटर की, है ना, वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको दो एलिमेंट मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा मिल जाएगा ऑक्सीजन। थर्ड आ जाता है फोटोलिसिस। When decomposition is carried out in the presence of sunlight, जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगी, जब कंपाउंड टूटेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप ले लो, ठीक है, क्या एग्जाम्पल लोगे, AgCl, पता है सिल्वर क्लोराइड। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो आपको क्या दे देगा, लेकिन इसके लिए प्रेजेंस क्या है, यहाँ पे आपको सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो सनलाइट यहाँ पे चाहिए होगी, और आपको जब आप सनलाइट लगा रहे हो इसमें, इस कंपाउंड में, तो ये दो जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे इसके, वो क्या मिलेंगे, एक मिल जाएगा सिल्वर और दूसरा मिल जाएगा क्लोरीन। तो AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुए और क्या क्या मिल गया आपको, Ag मिल गया, सिल्वर मिल गया, दूसरा क्लोरीन मिल गया, तो आपको मिल गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ये तीनों एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये आपको समझ आ गया, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, आराम से समझ आ गया ये चीज़। अब मैं आपको ना कुछ इसकी एग्जाम्पल्स लेके बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, ट्वाइस ऑफ FeSO4, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, और इसने हमें दे दिया Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। ये कंपाउंड है एक, जिसका नाम क्या है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड, सॉरी इट्स योर सल्फेट, ठीक है, ये फेरस सल्फेट है। और जो फेरस सल्फेट को जब आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, फेरस सल्फेट को जब आप हीट कर रहे हो, और फेरस सल्फेट क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। जब आप इस सॉलिड को हीट करोगे, मतलब आपने इस पर क्या लगा दिया, थर्मल लगा दिया, जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये आपको ब्रेकडाउन, टूटेगा ना ये आपका कंपाउंड, और आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, और उसके साथ आपको ये दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी सॉलिड है, और ये गैस है, और ये भी गैस है, क्लियर। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने अभी पढ़ा CA, उसकी तो एग्जाम्पल आपको पता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लो, PbNO3 को जब आप हीट करोगे तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा PbO, जो एक क्या है, सॉलिड है, प्लस NO2 4 टाइम्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये कंपाउंड है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, लेड नाइट्रेट। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो, ठीक है, आपने एक्सटर्नल यहाँ पे लगा दिया अपना टेम्परेचर, हीट कर दिया आपने, उसको बढ़ा दिया ताकि टूट जाए, ऐसे तो नहीं टूटने वाला था वो। जैसे वो टूटा उसने आपको क्या दे दिया, उसने आपको दे दिया लेड, Pb तो पता है लेड होता है, और ऑक्सीजन लग गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है, लेड ऑक्साइड दे दिया। NO2 तो नाम सुना ही होगा, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, ठीक है, ये कंपाउंड दे दिया। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, हीट वाली हो गई। वैसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब एग्जाम्पल्स गिवन थी, ठीक है। ओके, थर्ड पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेस मतलब
एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। वो कौन सी एग्जाम्पल आ जाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे नाम थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। जो ग्रीन वाला है इसका नाम ए है, और जो रेड कलर है इसका नाम बी है। तो कंपाउंड है ये ए बी, ठीक है। और जो सी यहाँ पे है वो क्या है? वेकेंट है, वो खाली है, उसके पास कुछ नहीं है अभी। तो जो ए बी है और सी है, एक बार फिर से यहाँ पे मैं क्लियर बता देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, ऐसे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, और यहाँ पे ए बन गया और यहाँ बी सी बन गया। अब मैं आपको दूसरे पेन से बताती हूँ, ठीक है। देखो हुआ क्या, ए बी एक कंपाउंड था और सी के साथ ये कंबाइन हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेस का मतलब हो गया अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ, जो ए बी की बॉन्ड थी ये हो गई ब्रेक, ठीक है। जैसे ही ए बी गया ब्रेक, उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ए था, जो ए एलिमेंट था कंपाउंड्स में से, उस कंपाउंड से ए एलिमेंट अलग हो गया, ये रहा ए सिंगल हो गया, और जो बी और सी था वो हो गया यहाँ पे कंबाइन, और आपको एक नया एलिमेंट मिल गया, दैट इज योर बी सी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या हुआ, ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो क्या होता है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है कंपाउंड के साथ। देखो जो हाई रिएक्टिव चीज़ें होती हैं वो हाई रिएक्टिव चीज़ों के पास ही जाएगी ना, हाईली रिएक्टिव के पास ही जाएंगे। मैं कोई एग्जांपल लेके इसको समझाती हूँ, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ए बी आपका एक कंपाउंड था, जब आपने इसको सी के साथ कंबाइन किया तो ए बी ब्रेक डाउन हो गया, ए अलग चला गया, और बी सी कंबाइन होकर एक नया एलिमेंट बना देंगे आपका, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, समझो। देखो आयरन है यहाँ पे, आयरन प्लस CuSO4, आयरन प्लस Cu तो पता ही है कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट। आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर, ठीक है, इसलिए आयरन ने सल्फेट के साथ अपनी बॉन्ड बनाई, लेकिन उसके लिए कॉपर और सल्फेट की बॉन्ड को मुझे तोड़ना था ना, डिस्प्लेस करना था। इसलिए जो हमारा आयरन है उसने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को, और दूसरा जो नया एलिमेंट बना दिया, जो नया कंपाउंड बना दिया, वो इसने क्या बनाया, कॉपर सल्फेट, ठीक है, सॉरी आयरन सल्फेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पता होगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है कौन दूसरे एलिमेंट से, या बाकी सारे एलिमेंट से जितने भी पीरियोडिक टेबल में है। तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जो आयरन था उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब उसकी जगह पे जाके बैठ गया, जैसे आप देखोगे यहाँ पे FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया वहाँ से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मैं और एग्जांपल दूँ तो आप यहाँ पे और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे ले लो Zn प्लस CuSO4, ठीक है। Zn प्लस CuSO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जो जिंक है, Zn पता है जिंक होता है, जो जिंक है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, COPPER कॉपर। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और जिंक जो है वो किसकी जगह पे आके बैठ गया, अब जिंक बन गया, कॉपर के साथ बॉन्ड बना गया, और कॉपर को इसने बिल्कुल ही अलग कर दिया, और कॉपर को निकाल दिया रिएक्शन से दूसरी साइड, अलग कर दिया उसको, ठीक है। पहले कॉपर सल्फेट था, कॉपर कंबाइंड फॉर्म में था, लेकिन जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को क्या कर दिया, सल्फेट से अलग कर दिया, और जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल ले देते हैं तो वो आ जाएगा Pb प्लस CuCl2 गिव्स यू PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। अगर हम बात करें, Pb तो आपको पता है लेड है, ठीक है। अगर आप अब पता है आपको लेड ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर के, तो इसी भी केस में सेम यही होगा, जो लेड है वो क्या करेगा, कॉपर को ब्रेक कर देगा, कॉपर और क्लोरीन की बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्योंकि जो लेड है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। लेकिन जैसे ही जो आपका लेड है, जब ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, ये एक नया कंपाउंड बना देगा, और क्लोरीन जो है वो बिल्कुल फिर से रिएक्शन से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। मतलब कि बाहर इन द सेंस बिल्कुल बाहर नहीं चलेगा, रहे वो रिएक्शन में ही रहेगा, लेकिन होगा क्या, वो क्लोरीन के साथ नहीं होगा, वो एक अलग एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉन्ड ब्रेक हो गई, क्योंकि जो लेड था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, और उसने कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट पढ़ने से पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक डायग्राम दी हुई है, आप उससे भी इसको समझ सकते हो। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ठीक है। जो ब्लू वाला है ये कॉपर सल्फेट है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें आयरन नेल डाल दिया, आयरन नेल हो गया किल,
ठीक है, किल तो सबने देखे होंगे, सबके घर में किल होती है। जैसे ही सोल्यूशन में आपने आयरन नेल को डाला तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सोल्यूशन जो है वो इस कलर का हो जाएगा, मतलब ब्लू कलर का था वो कौन से कलर का हो गया, वाइट वाइट, यहाँ पे देखो जो कलर आपको टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है इस कलर का हो जाएगा। और जो आयरन नेल था, ठीक है, जो आयरन नेल आपको पता है ना आयरन नेल क्या होता है, किल मैंने अभी आपको बताया, वो एग्जैक्टली ऐसा होता है जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, जिस पर डबल टिक मार जैसे तो डार्क कर देती हूँ, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में गया उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया और जो आयरन नेल था वो किस तरीके से बाहर आया, ऐसे बाहर आया, ठीक है। तो ये रिएक्शन बताती है हमें कि कैसे डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। वहाँ पे कॉपर था, कॉपर सारा का सारा किल पे लग गया और लास्ट में बच गया FeSO4, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता था, इसमें दोनों एलिमेंट्स डिस्प्लेस होते हैं। दोनों एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, देखो डायग्राम से देखो, यहाँ पे मैंने एक बनाई हुई है, यहाँ पे AB कंबाइन है, CD कंबाइन है, ठीक है। AB और CD क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन AB जो है ये भी अपनी बॉन्ड ब्रेक करेगा और CD भी अपनी बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों अपनी बॉन्ड ब्रेक करेंगे। और जिसके आयंस दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये मैं आयंस वाली फॉर्म बाद में बताती हूँ एग्जैक्टली बोल क्या रही हूँ, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि जैसे ही दूसरे आयंस उसके साथ मैच करेंगे वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे A है, A जो है वो किसके साथ कंबाइन हुआ है, D के साथ कंबाइन हुआ है, और AD एक नया एलिमेंट, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें B और C की, तो ध्यान से देखो दूसरा क्या बन गया, B और C, ये रहा आपका BC या CB आप नाम दे दो, ठीक है। तो AB एक कंपाउंड था और CD एक कंपाउंड था, दोनों की बॉन्ड को ब्रेक किया गया, मतलब डिस्प्लेस होना था, तो दोनों चेंज हो गए ना, अपनी पोजीशन को चेंज किया उन्होंने। और जो A था वो किसके साथ कंबाइन हो गया, ये A जो था ये D के साथ कंबाइन हो गया, और जो B जो था वो C के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। अब ये कंबाइन होते क्यों हैं, मतलब क्यों, क्या जरूरत है इनको कंबाइन होने की, तो आपने पढ़ा होगा बैलेंस शेल, ठीक है। शेल्स को कंप्लीट करने के लिए, जैसे आपको पता है कोई भी एग्जाम्पल अगर आप ले लो, सोडियम ले लो, ठीक है, आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। आपको पता है उसके बैलेंस जो शेल्स होते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए आप देखोगे सोडियम पे +1 चार्ज होता है। क्यों होता है +1, क्योंकि सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281, ठीक है। 281 मतलब 28 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो 1 है ये इसका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि इसको 7 एलिमेंट्स मतलब 7 एटम्स और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और 7 एटम्स कोई नहीं देता, ठीक है। लेकिन ये अपना 1 किसी को दे सकता है ना, इसलिए इस पर +1 चार्ज आ जाता है। वैसे ही ये देखेगा दूसरा एलिमेंट जो इसको क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना सकता है और इसके ऑक्टेट को लगभग कंप्लीट कर सकता है। तो ये आयंस इस तरीके से क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जैसे किसी को किसी का एटॉमिक नंबर सॉरी बोल रही हूँ, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे को 3 चाहिए होंगे, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ना। इसीलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं और एक दूसरे की जगह पर आकर बैठ जाते हैं। क्या एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है दोनों पानी, मतलब जो आप उसमें सॉल्वेंट डाल रहे हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपके लिक्विड होंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आपको पता ही है क्या होते हैं। तो Na2SO4 जो एक सोडियम सल्फेट है, इसमें जब आप बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हो तो क्या होगा, देखो ध्यान से, Na2SO4 है, Na2 ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बेरियम क्लोराइड में से बेरियम और क्लोरीन अलग हो जाएगा, Na2Cl2, तो दोनों NaCl2 हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ N, क्योंकि दोनों में 2 है। बैलेंसिंग तो मैंने बताया है कैसे होता है, ठीक है। तो ये सोडियम और क्लोरीन NaCl बन जाएगा, नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। और दूसरा जो है वो हो जाएगा बेरियम सल्फेट, देखो यहाँ से Ba था और यहाँ पे SO4 बचा था, तो बन गया BaSO4, क्या। और ये क्या हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेस हुए हैं आपस में। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज टू फॉर्म अ लिक्विड। ये एक ऐसा सॉल्युबल है जिससे क्या होता है, लिक्विड में इमर्ज होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉलिड है, मतलब आपको सॉल्युबल नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, अलग से होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे उसके, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है ये, लिक्विड सोल्यूशन में, ठीक है। लिक्विड में जब सॉलिड बन जाता है जो मिक्स नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म्स आपने पहले भी सुनी हुई हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करवाते हो तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। या आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस में से जब आप क्या कर देते हो, निकाल देते हो हाइड्रोजन को, वो भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन की दो हो गई फॉर्म्स, ठीक है। एक क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हो किसी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, और जब हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हो उसी रिएक्शन से तो वो भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। उसी तरीके से हम देखते हैं रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो किसी एक सब्सटेंस में तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और जब आप ऑक्सीजन को निकाल रहे हो उस रिएक्शन से तो वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मतलब दो तरीके से आप इस टर्म को डिफाइन कर सकते हो, ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी। चलो अब एग्जाम्पल देख के बताती हूँ मैं आपको। देखो एग्जाम्पल में कॉपर में आपने ऑक्सीजन को ऐड किया, ठीक है, कॉपर में आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन भी आना था, ठीक है, कॉपर में आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो आपने कॉपर ऑक्साइड बना दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, आपकी ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। दूसरी वाली एग्जाम्पल में आपने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड करवा दिया। मैंने आपको क्या कहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सक्यूज मी, साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जो था, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये भी रिमूव हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, रिडक्शन ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आना है, ठीक है, ये सिर्फ H2 ही है। देखो अब हुआ क्या, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई आपकी, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। अभी पीछे ही हमने पढ़ा था एडिशन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन। तो इस वाली जगह पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पीछे वाली इक्वेशन भी रिडॉक्स ही थी, वहाँ पे मैंने इसलिए नहीं दोनों बताई क्योंकि सिर्फ आपको मैंने वहाँ पे रिडक्शन समझाना था, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, ओके। अब है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में अभी हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो हमारी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाती है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जंग लग जाती है। हमने देखा होगा लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है, लेकिन इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, मैं भी आपको बताऊंगी किस तरीके की जंग लग सकती है, या किस तरीके के दूसरे मेटल पे कवरिंग हो सकती है किसी चीज़ की, मतलब परत चढ़ जाती है जो, ठीक है। कोरिजन पढ़ते हैं, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर। देखो मॉइस्चर पता है आपको, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, नमी होती है जो पानी में, मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, एयर की वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, एसिड की वजह से हो सकता है, ठीक है, कोरिजन इन सब की वजह से हो सकता है, आपको पता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें थोड़ा टाइम लगता है होने में। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन आयरन को, लोहे को बाहर रखा और एक ही दिन में जंग लग गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस, उसके बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर ऑफ ऑक्साइड, इसमें क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो हमारे मेटल को क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है और उसे करोड बना देती है, मतलब जंग लगा देती है उसके ऊपर, उसको ख़राब बना देती है। एग्जाम्पल आप देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना, ये तो पता ही है आपको। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर परत चढ़ जाती है। जैसे आपने क्या किया होगा, सिल्वर पहना होता है, पहना है सिल्वर, सबने पहना होता है, ठीक है, रिंग पहनी होगी सिल्वर की, चेन पहनी होती है, इयर रिंग्स भी पहनते हैं लोग, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, एंकलेट्स पहनते हैं, पायल पहनते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब आपने न्यू सिल्वर लिया होता है वो बिल्कुल शाइन कर रहा होता है ना, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाओगे तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने शुरू हो जाता है ना, सिल्वर जो है वो ब्लैक होने शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ये ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ये सब अटैक करने स्टार्ट हो जाता है और आपके मेटल को क्या कर देता है, वीक कर देता है, इसलिए आप फिर चेंज कर कर दूसरा मेटल पहनते हो। वैसे ही ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर अब कभी आप देखना नलकों पे जो होता है ना, टैप्स होते हैं आपके, उसके ऊपर कभी कभी ना ग्रीन ग्रीन कलर का कोटिंग होता है। मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ ये होता कैसे है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, मतलब ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आयरन मैंने ले लिया, सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, इनके ऊपर कोटिंग हो रही है किसकी वजह से, ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से।
वाटर की वजह से। और हम इसको बचा कैसे सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसके ऊपर कोट कर कर। अगर आप इसके ऊपर किसी की लेयर कर दोगे तो उसके ऊपर वो रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आयरन है, आपने लोहे की ग्रिल्स लगाई होती हैं घर पे, गेट लगाया होता है, आप उसको पेंट क्यों करते हो, इसीलिए करते हो ताकि आपका गेट, आपकी ग्रिल्स जो है वो ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप उस पर कोटिंग करोगे, पेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप उस पर कोटिंग नहीं करते हो तो आपका लोहा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उस पर देखोगे रेड रेड कलर का हो जाता है, रस्ट पड़ जाती है। मैं आपको पिक्चर पे बताती हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में आप देखो, ये आपके आयरन के पीसेज हैं, मतलब नेल्स हैं, मतलब किल है लोहे के ये। और लोहे के किल पे देखो होते ऐसे नहीं है, लेकिन देखो ध्यान से, ये ऐसे क्यों बन चुके हैं, क्योंकि इन पे रस्ट लग गई है, जंग लग गई है। अगर आप यहाँ पे देखो सिल्वर, सिल्वर तो सबको पता है, चांदी, चांदी के ऊपर देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये ब्लैक कोटिंग हो गई है। अगर मैंने कहा था नल की एग्जांपल ले लो, या पाइप देखते हो आप बड़ी ज़्यादा, उन पे ऐसे ग्रीन कलर का ये हो जाता है, ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो ये भी क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, हमारी ऑक्सीडेशन की ही एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें सबकी क्या, किसमें क्या हो रहा है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली, एक मेटल है उस पर एडिशन होती जा रही है बस ऑक्सीजन की, और थोड़ा उसको मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा वाटर मिल गया, तो वो और परमानेंटली सेटल हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब पढ़ेंगे रैंसिडिटी। रैंसिडिटी नाम सुना होगा, खाने के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, फैट्स की ऑक्सीडेशन, ऑयल की ऑक्सीडेशन, मतलब फैट्स ऑयल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन कब होती है, जब उसको हम क्या करते हैं, खुले में रखते हैं। जैसे हमारे खाने में फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, आपको पता है, जब ये किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो आपके खाने को क्या कर देते हैं, बेकार, स्पॉइल कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब भी रैंसिडिटी होती है आपको खाने से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब आप टेस्ट करोगे, टेस्ट करने लायक तो होता नहीं, अगर आप इनकेस टेस्ट करते भी हो तो आपको बैड टेस्ट आना शुरू हो जाता है, गंदा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। और ये सब क्या है, रैंसिडिटी है। आप रैंसिडिटी को कैसे बचा सकते हो, देखो आपने कभी चिप्स खाई होंगी, खाई क्या होंगी, खाई ही होंगी, ठीक है, रोज़ ही खाते होगे चिप्स। तो चिप्स आप ध्यान से देखो, जब आप चिप्स का पैकेट खोलते हो तो उसके अंदर गैस होती है ना। आपकी चिप्स बिल्कुल प्लेन नहीं होती, वो फ्लफी सी होती है, फुली हुई होती है, क्योंकि उसमें गैस होती है जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन है। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर वो नाइट्रोजन आपके चिप्स में नहीं डाली जाएगी तो आपके जो चिप्स है वो ख़राब हो जाएगी, वो गंदी हो जाएगी, जिसको सिली सिली बोलते हैं ना, और वो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सिली तो खैर तब होती है जब हम थोड़ी देर के लिए चिप्स के पैकेट को खोल के रखते हैं, है ना। खासकर बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है, आपकी चिप्स खाने लायक नहीं बचती। क्यों, क्योंकि उस पर क्या कर लेती है, ऑक्सीजन अटैक कर लेती है। उसी को बचाने के लिए चिप्स ज़्यादा देर तक मार्केट में सप्लाई, तो चिप्स जैसे बनती है ना, अगर आप थोड़ी देर उसको रखोगे वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन चिप्स में पैकेट में जब आप उसको डालते हो, चिप्स को, उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हो, तो चिप्स जो है एक्सपायर नहीं होती जब तक उसकी डेट मेंशन नहीं की होती एक्सपायरी, उससे पहले वो एक्सपायर नहीं हो सकती अगर आपने पैकेट को नहीं खोला होगा। अगर खोला होगा तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोला कि अगर हम नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हैं पैक चिप्स में, बिकॉज इट प्रिवेंट्स चिप्स फ्रॉम स्पॉइलिंग, क्योंकि वो क्या करती है, चिप्स को स्पॉइल होने से, मतलब खराब होने से क्या करती है, बचाती है। क्लियर। अब इस पिक्चर में देखो, देखो रैंसिडिटी हुई है कैसे, पूरी जो आपका सैंडविच है ये हो गया खराब। क्यों खराब हो गया, क्योंकि इसमें हो गई रैंसिडिटी। क्लियर, ठीक है। अब बोला है केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर, कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, इनकी वजह से रिएक्शंस का पता चलता है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, एक ऐसा मतलब एक बेसिक फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक रिएक्शन को। देखो रिएक्शन में टेम्परेचर, मतलब कोई गैस, जब आप रिएक्शन करवाते हो तो हीट बाहर भी निकल सकती है, और किसी रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट डालनी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो एक्सो का मतलब होता है जब हीट बाहर जाती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अमंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब आप रिएक्टेंट को ऐड करवाते हो तो आपको पता है न्यू प्रोडक्ट बनता है, और न्यू प्रोडक्ट बनने की वजह से जब गैस बाहर निकलती, गैस का मतलब ये हुआ कि जब आपका क्या निकल रहा है, हीट बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। एक रिएक्शन में आप हीट को लगा रहे हो, दूसरे में हीट ही बाहर निकलती है। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जब टेस्ट करते हैं, तो जब आप टेस्ट ट्यूब में जब क्या करते हो, एसिड को एक्सचेंज करते हो, जब कोई रिएक्शन करवाते हो, तो कभी कभार आपकी टेस्ट ट्यूब बहुत ठंडी हो जाती है, कभी कभार आपकी टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो जाती है कि वो आप उसको हाथ से पकड़ भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए ये टेम्परेचर का ही तो चेंज हो रहा है। तो रिएक्शन देख लो, यहाँ पे एरो थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है। तो रिएक्शन हो रहा क्या है, CH4, पता है मीथेन, नाम तो सुना है आपने, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। CH4 मीथेन को जब आप ऑक्सीजन के साथ ऐड करवाते हो तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हीट आपकी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकल रही है इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। वैसे ही अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
अभी आपको पता है हमारी बॉडी में क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये पता है आपको, ये हमारा फूड हो जाता है, इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है इसका, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन तो आपने सुनी होगी, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन आप इसको बोल सकते हो। हमारी बॉडी में ये रिएक्शन होती है। तो ध्यान से देखो, एनर्जी भी तो रिलीज हो रही है, तो देखा जाए ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते हो उसमें से हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक होगी इसके उल्टा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सब की एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, अभी आपको याद होगा अगर, तो आपने पीछे ही रिएक्शंस पढ़ी थी जिसमें हीट वाली रिएक्शंस पढ़ी थी, लाइट वाली भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिसिटी वाली भी पढ़ी थी, सनलाइट वाली, ये सब रिएक्शंस आपने पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही हैं, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, कंपाउंड को तोड़ने के लिए क्या किया था हमने, हीट का यूज़ किया था, लाइट का यूज़ किया था, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया था। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, फिर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमारा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन जो होती हैं उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। फिर हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि रिएक्शंस कैसे बैलेंस की जाती हैं, रिएक्शंस बनती कैसे हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। हमने देखा भी पिक्चर्स में हमने देखा था ना कि कैसे फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन जो हो रही होती है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, ताकि रिएक्शन जो 2-2 दिन लगता है टाइम रिएक्शन होने में, उसको वो कुछ घंटों में कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन जो कंबाइन हो गए, बट डिकम्पोजिशन कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होता है, उसके लिए हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसमें कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए था। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट्स, कंपाउंड है, एलिमेंट्स डिस्प्लेस होकर जो सूटेबल है, मतलब जो रिएक्टिव है उसके साथ कंबाइन हो जाते थे। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस की बात की थी, जो जिसके साथ बैलेंस कंप्लीट शेल उसका लगता है, स्टेबल है, बैलेंसिंग शेयर होती है वहाँ पे, ठीक है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता या पीरियोडिक टेबल में सीरीज नहीं समझ आ रही है कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, आयंस क्या होता है, शेल्स क्या होते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करना कैसे है, वैलेंसी क्या होती है, हमें एटॉमिक नंबर लर्न कैसे करने हैं, एटॉमिक नंबर कौन सा कहाँ पे होता है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, मेटल्स कहाँ पे एडजस्ट होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पे एडजस्ट होते हैं। अगर आपको ये सब समझना है, रिएक्टिविटी समझनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक डिफरेंट लेक्चर आपका पीरियोडिक टेबल पे भी बना दूंगी। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक, जब तक न्यू वीडियो नहीं आती, आप तब तक इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। जो नहीं समझ आएगा, जो डाउट होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बिल्कुल, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपको क्लियर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते भी रहो, इन्जॉय भी करते रहो। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय। आयुष राजमवाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।